सारे खानवादे उतर आए। आप ये जो आपके वर्कर हैं जो अपनी जिंदगी पार्टी के लिए खपाते हैं, जो पूरी पूरी जिंदगी अपने लीडर के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते भागते दौड़ते रहते हैं, उन्हें आपने मौका नहीं दिया और मौका आपने ले लिया। पूरे पूरे खानवादे उतर आए पुंछ। वजह क्या है? डीडीसी के इंतखाबात और पुंछ की सियासत, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी मोहम्मद राशिद कुरैशी हैं। कुरैशी साहब, डीडीसी के इंतखाबात में उम्मीद और तवक्का तो ये नहीं थी कि आप तमाम लोग जो है इंतखाबात में उतरेंगे और आप डीडीसी के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आप तो उतरे हैं गाजे बाजे के साथ। तो आपने कहा था 370-35 से जब तक नहीं आया, झंडा वापस नहीं आया, तब तक किसी सियासी अमल में शामिल नहीं होंगे। तो ये पुंछ में क्या हो रहा है? देखिए, ये खालिस्तान पुंछ में तो नहीं हो रहा, पूरी रियासत में ही हो रहा है। देखिए, उसमें पुंछ रजौरी तो इससे पहले भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे। वहाँ लोकल ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं, आपस में जो ग्रुप बंदी है। हमेशा ही इलेक्शन जब भी इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पुंछ रजौरी में। आप जब कह रहे हैं कि भाई गज बाज के, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें हिस्सा लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों का राइट है कि उनको कोई या पॉलिटिकल पार्टी उसमें हिस्सा लें या ना लें। जो सवाल आपने दूसरा पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे 370 या बाकी सारे लोग कह रहे थे या 35 का, अभी तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो, यहाँ रियासत की जो यूनिक प्रॉब्लम है उसको देखते हुए, रियासत की जो टोपोग्राफी है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ रियासत में एक खलवाड़ जैसा किया जा रहा है। उस खलवाड़ में ये एक लेबॉर्ट्री के तौर पर रियासत की आवाम को, रियासत को देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ अगर आज ये पॉलिटिकल पार्टीज एनसी, पीडीपी और ये बाकी जमातें जो हैं मिसाल ना पार्टिसिपेट करती, तो यहाँ एक लोकल पार्टी बना ली गई थी और उस पार्टी को बैकडोर एंट्री से, देखिए उसका भी राइट है, लोकल पार्टी का भी, ये नहीं हम कहते कि उसका डेमोक्रेट राइट नहीं, पर उसको पहले इलेक्शन जब अनाउंस किए ये तो कहा नॉन पॉलिटिकल होंगे और फ़ौरन उसको रिव्यू करके फिर कहा नहीं ये पॉलिटिकल होंगे। तो अगर इस वक्त ये पॉलिटिकल जमातें ना इसमें आती तो एक पार्टी को इस पर मौका देना था और उसी से सारा ले जाके सारी वो डीडी की चेयरमैन प्लस उसको ऑक्युपाई करने की बात थी। अब इन इलेक्शंस में, पंचायत के इलेक्शंस में या डीडी के इलेक्शन में 370 तो डिस्कस होना ही नहीं। ना तो वो असेंबली है, ना वो कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं इस बारे में। वहाँ तो प्योरली डेवलपमेंट की बात होनी है और डेवलपमेंट के लिए रोड, पानी, बिजली, सड़क, इसके बारे में बात होनी है। तो वो तो लोकल प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब पंचायत और जब पंचायत के चुनाव हुए थे, पंच सरपंच चुनने थे, बीडीसी के चुनाव होने थे, तब इन इंतखाबात में आपने हिस्सेदारी नहीं ली और इस इंतखाब में आप उतर आए। देखिए, जब उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस वक्त डीडीसी और पंच और सरपंच के इलेक्शन को इक्वल बराबर नहीं देखा जा सकता। पंच और सरपंच की ग्रास रूट में है, ए जीते, बी जीते, कोई भी गांव में जीते, वो सबके बराबर होता है और वो पॉलिटिकल बेस पर भी नहीं थी। तब तो ये नॉन पॉलिटिकल बेस थे। अब अगर वो पॉलिटिकल बेस पर होते तो शायद उतरे। अब यही इन्होंने कहा कि पहले जो बीडीसी के इलेक्शन कराए वो भी नॉन पॉलिटिकल कराए थे और बीडीसी के इलेक्शन करवाने के बाद फिर अब उन्होंने कहा कि भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, 5 सरपंच के इलेक्शन करवाए गए, बड़े धूमधाम से हुए और बहुत सारे इलाके में नहीं हुए थे। उसमें 12,000 के तो पर जो लोग थे, जो पंच और सरपंच की वैकेंसी थी, वो अभी तक खाली अब फिलअप होने लगी। उसको ना पार्टिसिपेट करके ही बीडीसी के इलेक्शन करा लिए गए। बीडीसी के इलेक्शन करवा के भी सब कुछ ये कहा गया था कि इनको पावरें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो अब पंचायत तो एक किस्म की खारिज अमकान हो गई। उस बीडीसी का तो पूरा रोल ही खत्म हो गया। एक बीडीसी के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट की वो बन रही हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब उस बेचारे को क्या रहा, या जो बेचारी जो जीती थी उसका क्या रोल रहेगा? अब उसको कहा तुम तो इसमें पार्टिसिपेट, उसमें से इलेक्ट भी नहीं हो सकते आप, राइट टू वोट है उसको, राइट टू इलेक्ट नहीं है। अब उसको जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनना है। अब आपने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर ली। अब इसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं है, इस नई कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है कि 14 की कॉन्स्टिट्यूंसी में से ही आप वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनेगा। तो अब बताओ कि अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपने उससे बना था, बीडीसी इलेक्शन क्यों कराई थी इतने धूमधाम से? क्या
क्या क्या क्या क्या ये मैं ये कहना चाहता हूँ, बीडीसी के इलेक्शन में से ही आगे जाने का वो ज़ाब्ता था जो यहाँ पंचायती राज एक्ट है। ये तो मामला बीडीसी और डीडीसी का है, मैं उस पर इसको इतने छोटे लेवल पे जाना नहीं चाहता, थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि 370 और की मनसूखी के बाद 35A मनसूखी तो नहीं बल्कि 370 की अमेंडमेंट के बाद और 35A की मनसूखी के बाद आप लोगों ने ये कहा कि जब तक ये कमानी रिस्टोर नहीं होते तब तक हम किसी भी जो आपका जमहूरी प्रोसेस होगा उसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे। लेकिन अब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप जब आज हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं तो कोई गारंटी तो आपको मिली नहीं, कोई वादा तो आपसे हुआ, आप तो खुद ही चले आए। तो फिर ये पहले जो हठधर्मी वाला आपका एटीट्यूड था उसकी कोई समझ। मैंने वादा किया ना, देखिए जुनैद साहब, मैंने पहले वादा किया कि जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे वो नॉन पॉलिटिकल थे। नॉन पॉलिटिकल में ए जीते बी जीते सबका अपना बराबर होता है, ग्रास रूट में कोई। अब जब आपने एक ट्रिक्स करके पहले कहा ये अनाउंस नहीं किया ये पॉलिटिकल बेस पर होंगे, आपने कहा वो जो बयान आए भी थे वो पहले थे उस वक्त थे, अब आपने फौरी कह दिया ये पॉलिटिकल बेस पे होंगे, तो आप एक बैकडोर एंट्री से कराना चाहते, फंस गए आप, आपको पता नहीं चला। नहीं फंस नहीं गए। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जाती तौर पे आपकी पार्टी फंस गई। सारी हमारी नहीं, सबकी मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बेस पर है तो फिर सबका कंसेंसस बना ये कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, ये भी डेवलपमेंट की बात है, तो एक पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर कुछ लोगों को आप लेके हमारे साथ पर बैठाना चाहते हैं अवाम के, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया। इसमें कौन सी बात है? आज अगर ये डीडीसी के इलेक्शन हो भी जाते हैं, ये तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं, इसका 370 से क्या तला। अब जब असेंबली का इलेक्शन होगा, असेंबली के इलेक्शन में लोगों का है कि वो रेजोल्यूशन क्या पास कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। स्टेट की जब रिस्टोर होनी है, अगर यूटी की लेजिस्लेचर्स की बात करें तो उसके एमएलए की क्या पावर रहेगी। मुझे तो लगता है कि अगर आप मुझसे लीगल बात इससे ऊपर भी पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि यूटी क्रिएट की गई जानबूझ के, किसी ने डिमांड की थी यूटी की क्या? आप एब्रोगेशन तो था किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में, आप उन्होंने एब्रोगेट किया, कैसे किया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्शनरी में ये नहीं लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आप लेजिस्लेटिव असेंबली तस्वर कर लें। और कहाँ उसका रातों रात अमेंडमेंट हुई? किस रात को 5 तारीख को जब पार्लियामेंट में आके रेजोल्यूशन पेश किया तो उससे आकर कहा गया, पढ़ा गया सिर्फ कि भाई हम ट्रीट करते हैं इसको 367 के में कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये असेंबली मानी जाएगी। और वहाँ कहाँ असेंबली रात को बैठी या रात को पार्लियामेंट बैठी। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या फैसला होना क्या नहीं होना, वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ मामला टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बीच में अगर हम ये कहें कि पार्लियामेंट ना इस असेंबली में इलेक्शन होने हैं, तो यूटी का इलेक्शन अगर हो भी जाए तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें कितनी पावर है? कोई पावर भी नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कौन सी पावर है? कुरैशी साहब, थोड़ा सा पुंछ की तरफ आते हैं। पुंछ के सियासी मैदान में देखने को मिल रहा है तमाम खानदान उतर आए हैं। आपकी पार्टी ने भी क्या कहते हैं, आपकी पार्टी तो वैसे लग रही किनारा कशी इसलिए इख्तियार की क्योंकि कैडर आपका सारा भागकर अपनी पार्टी में चला गया। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि सारे खानवादे उतर आए। आप ये जो आपके वर्कर हैं जो अपनी ज़िंदगी पार्टी के लिए खपाते हैं, जो पूरी पूरी ज़िंदगी अपने लीडर के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते भागते दौड़ते रहते हैं, उन्हें आपने मौका नहीं दिया और मौका आपने ले लिया। पूरे पूरे खानवादे उतर आए पुंछ, वजह क्या है? देखिए, असल में जो बात आपने कही कि पीडीपी के लोग भाग गए, आज भी पीडीपी के मैंडेट के लिए जितनी दौड़ लगी, जितनी लोगों ने कहा कि हमें दो, हमारा हर कैडर हर कंस्टिट्यूंसी में 14 कंस्टिट्यूंसी थी, हर कंस्टिट्यूंसी में था। अब अलायंस बना, उन्होंने कहा कौन क्या लड़ेगा। जो खानवादे की बात आपने कही, देखिए 2 बातें होती हैं पॉलिटिक्स में। मैं उसके ज़ाती तौर पर ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, ज़ाती मेरा राय अगर पूछे तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। दैट्स वाई मैं इसके ज़्यादातर पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा हूँ कि जब आपका बाप से बेटा बेटे के वो आगे जाकर लगे, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन देखना ये पड़ता पार्टी को कि भाई कौन आदमी की विनेबिलिटी है। अगर आप विनेबिलिटी देख के चलेंगे तो जिस तरीके से विनेबिलिटी होगी तो वो देखा जाएगा। क्या इन लड़कों की या इन लोगों की विनेबिलिटी थी तो तभी तो दिया गया। अब ये देखा, आपके पास कितने मैंडेट हैं पुंछ में अभी तक? मेरे पास पुंछ में हमारे तो जितनी तो मैंडर में हमारी 5 सीटें, उसमें से तो हमारे 2 हैं। हमारा एक उसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कांग्रेस को, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कांग्रेस को है। तो अब अगर वहाँ कांग्रेस हमारे इस एनसी और पीडीपी में साथ नहीं है, लेकिन वो लड़ रहा है, उसको हम जॉइंटली लड़ा रहे। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ बराबर का है। पुंछ में इसी तरह रेशो है, 3 एक जगह है, 2 एक जगह है। जहाँ 2-2 है वहाँ 2-2 है। तो इसी तरह से हर जगह लड़ रहे हैं।
कोई बात नहीं, रेशो है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप हर जगह लड़ रहे हैं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पुंछ में एजाज जान साहब को अपनी अम्मी जान को खड़ा करना पड़ रहा है, डॉक्टर शहनाज गनाई खड़ी हुई हैं, इसी तरीके से मेंढर में जावेद राना साहब को अपना बेटा जीशान राना खड़ा करना पड़ रहा है, और आप उस एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस पार्टी के रहनुमा रहबर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने 1999 में जब पीडीपी की संगे बुनियाद डाली थी, तब उन्होंने भी ये कहा था खानवादों के खिलाफ मेरी जंग है, यहाँ पर वर्कर की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अब वर्कर बेचारा कहाँ पर, और आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हैं। देखिए, मैंने आपको जाती तौर पर अपनी राय तो बता दी, जो मेरी जाती राय। पार्टी की राय क्या है? मैं पार्टी की राय तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि पार्टी क्या कि अभी आप पूछ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि विनेबिलिटी देखी गई। अगर आप किसी का बेटा लड़ रहा है, आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से इंतखाबात लड़ रहे हैं, पीडीपी इंडिविजुअल या नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले में इंतखाबात नहीं लड़ रही है, आप एक अलायंस में हैं, आप जिसको खड़ा करते वो जीत जाता। मैं कहता हूँ देखिए, या आपको ये डर था कि ये खानवादे जो है कहीं बगावत ना करते? नहीं, ये नहीं थी। पीडीपी के मैंडेट अपने पार्टी के अपने लोगों ने दिया, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की अप्रूवल से। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो दिए वो प्रेसिडेंट और उसके जनरल सेक्रेटरी के अप्रूवल से दिए। अब उसमें तो पीडीपी का कोई रोल नहीं। जहाँ जहाँ जो लोग लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी आप खानवादे की मसाल आप ये कह रहे हैं कि भाई 3 जगह से है, मुझे लगता कि भाई जान साहब की उसकी वालदा लड़ रही हैं और मेंढर से भी 2 लोग लड़ रहे हैं, तो 3 लड़ से है। आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जावेद राणा साहब ही ये बता सकते हैं कि उन्होंने सुरनकोट में भी खानवादे तो हैं, खानवादा बहन भाई की है, पर विनेबिलिटी देखी जाएगी ना उसमें। अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट को देखते हो जहां वोट का सर गिनने की बात है, ये जमहूरियत है ना, वो तर्ज हुकूमत है, इसमें सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो अब आप कहेंगे जिसके साथ ज़्यादा वोट हैं तो वही तो विनेबिलिटी देखी जाएगी। अगर किसी के बेटे की अच्छी विनेबिलिटी है तो वो लड़ेगा। लेकिन ज़ाती तौर पर मैंने आपसे अपनी इजाज़त दे दी कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विनेबिलिटी कैसे होती है। जो लोग जम्मू में बरिस्ता और लवाजा में कॉफ़ियाँ पीते रहते हैं पूरा साल, उन लोगों की विनेबिलिटी उनके इलाके में बनती कैसे? ये क्या फार्मूला है, आप मुझे बताएं, ताकि जितने आपको बेचारे वो वर्कर, आप पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्कर जो आपको देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा। देखिए, ये सवाल आपका तब अच्छा लगेगा मुझे कि जब वहाँ वो हार जाएं और तब आप कहेंगे ये यहाँ बैठे रहे या यहाँ खानवादे रहे, यहाँ काम करते रहे, वहाँ नहीं। आपने वहाँ डरा दिया है ना, आपने कह दिया है कि भाई मुसलमानों खतरा है, आपने जो है इकट्ठा होकर वोट डालनी है, आपने डाल दिया लोगों के दिलों में, इसलिए आपको तो पता है जीतना हम ही ने है। नहीं, देखिए 2 बातें थी। देखिए, यहाँ बीजेपी का जो रोल था, बीजेपी ने खुद ही अपने उस ट्रैप में खुद ही फंस गई। अब बताओ कि आप खानवादों में बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आपने इंश्योर किया है कि वो जीत जाए। जब आपने सवाल पूछा बड़ा सीनियर की, अपने डरा दिया कि भाई आप मुसलमानों को जिता, सवाल वहाँ ये नहीं है। पीडीपी का जहाँ कैंडिडेट है तो वो पीडीपी अपने डेवलपमेंट और अपने काम से बात करिए। वो ये थोड़ा कह रही है कि अब 370 को बहाल करेंगे तो हम दे दो, हम ये लाएंगे तो वो करो। वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कस ही नहीं होना है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो वहाँ डेवलपमेंट की बात होनी है। वहाँ लोकल बिजली, पानी, सड़क और स्कूल की बात है। उसी के लिए तार कैसे बचनी, तारकोल कैसे बचना है, वहाँ सड़क कैसे बचनी है, छोटे छोटे अस्पताल कैसे बनने हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसे बननी है, ये बातें वहाँ होनी है। और जो अपना अच्छा मैनिफेस्टो पेश करेगा, जिसने आगे अच्छा काम किया भी हो, वो जीतेगा। अब वहाँ अगर ये कह देना कि भाई वो थोड़ा होना है कि भाई आप गुपकार डिक्लेरेशन से उनको थोड़ा वोटिंग होनी है उसमें कि भाई आपने 370 को हटाना है या 370 को बहाल रखना है, या कोई रेजोल्यूशन वहाँ पास करना है। डिप्टी कमिश्नर उसका सेक्रेटरी है, वहाँ काउंसिल बनेगी, वहाँ काम होगा और डेवलपमेंट का काम होंगे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की अगर तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की तारीफ़ ये रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल हमेशा खड़े रहे। उनके बारे में ये भी मशहूर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मजाक किया करते थे कि मुफ्ती साहब एचकन सिलवा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनने की, वज़ीर आला बनने की तैयारी में है। तो ये तमाम कुछ मजाक जो उनको, लेकिन बाद में हकीकत ये हुई कि 2002 में वो इस रियासत के जो है वज़ीर आला बन गए। अब आपसे जानना चाहूँगा, एक पार्टी जिसका वजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत पर मबनी हो, वो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी प्रेसिडेंटशिप में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाती है, उसका हिस्सेदार बनती है। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को आपने ये कहा था कि हम आपको एक मजबूत पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में देंगे, आपने उनके साथ धोखा किया? देखिए,
पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये कोई बदलते हुए दौर में बदलना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 5 अगस्त के बाद की जो हालत बनी रियासत जम्मू और कश्मीर की, उन हालात को देखकर देखिए, अगर हम अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बट जाते या अपने अपनी पार्टी का मामला चलाते तो मुमकिन था कि फिर जो 5 अगस्त से बाद की सिचुएशन बनी उसको हम कवर नहीं कर पाते। आज अगर अभी भी आप क्या कर लें? सुन, अभी मैं सुने ना मेरी बात, अभी भी आप देखें ना, अभी आप एक जब इसका रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, अगर धांधली ना हुई, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो आप देख लीजिएगा कि स्वीप हो जाएगा। ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है ये स्वीप कर जाएगी इस इलेक्शन में। हाँ, अगर धांधली हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी आपने जैसे खुद ही कहा कि इस वक्त पुंछ जोरी में, आप मुझे कोई इस हमारे इलाके में बता दें, ये पुंछ जोरी की जो प्रोमिनेंट सीट्स हैं जो 14 दोनों जगह, कितने एक जगहों पर बीजेपी का वहाँ बड़ा शोर गोल है और जितने लोग आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे हैं, किसी जगह भी उनको साथ नहीं उन्हें मिल रहा है, किसी जगह भी नहीं, उनका ये नहीं लग रहा है कि वो जीतने की पोजीशन में है। मेरा ये पॉलिटिक्स के यानी बदलते हुए दौर में, जहाँ 5 अगस्त के पहले वाली बात थी, जहाँ मुफ्ती साहब ने उसको बुलाई, तो वो तो फ्री हैंड था उस वक्त पार्टिसिपेट करने का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का था। तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त वो खामियाँ जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनको उजागर करके पार्टी बनाई, जिसमें मेरे जैसे लोग भी उधर से जब घुटन मासूँ हम इधर आ गए, और बहुत सारे लोग उधर से इधर आ गए। मेरा ये कहना है कि भाई अब मजबूरी है। सीनियर मोस्ट मेंबर हमारे पास जो आदमी है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर के साथ बैठ के गुपकार में बैठना और पॉलिटिकल बात करना और रियासत की आवाम की खातर करना, मैं समझता हूँ कि वेलफेयर के लिए ही करना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि एकजुट होकर, कंबाइन होकर हम अगर देंगे फाइट और इलेक्शन लड़ेंगे या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इनिशिएट करेंगे, किसी भी मोमेंट को इनिशिएट करेंगे, तो वो जो पीसफुल डेमोक्रेटिक मोमेंट होगी जॉइंटली, वो बड़ा काम करेगी रियासत जम्मू और कश्मीर की हैसियत को मेंटेन करने के लिए, जो इस वक्त हालात 5 अगस्त के बाद बड़े ख़राब हो गए। आपका कैडर जो है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात से कोई भी आदमी पार्टी छोड़कर भागा नहीं, ना कोई पार्टी से छोड़कर नेशनल पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट में से कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में नहीं घुसा। आधे से ज़्यादा पीडीपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में घुस गई। आपका कैडर डिमोरलाइज्ड है। उस कैडर को दोबारा से रिजुवनेट करने के लिए आपको एक मौका मिला था कि डीडीसी के इंतखाबात में आप अपने लोगों को उतारते, ताकि कम से कम उनको एक मौका मिलता कि वो भी इन इलेक्शनों में हिस्सा लेते। आपको नहीं लगता कि आपने अपने कैडर को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकवीयत देकर अपनी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप ही लोग कहते थे कि जी हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, अब वहां पर बीजेपी के साथ आपका मुकाबला है, कांग्रेस के साथ आपका मुकाबला है। और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में यह भी देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की मदद कर रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है, और आप वहां भी तने तनहा खड़े हैं। तो ये किस तरह का अलायंस है, जिस अलायंस में बली का बकरा तो आपको बनना है, लेकिन अलायंस आपके कायद जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। देखिए वो बात आप ठीक कह रहे हैं कि भाई आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही पार्टी से, भाई देखिए यहाँ अरोड़ा साहब नहीं भागे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं गए, और लोग भी आए उनकी तरफ से, 2-3-4 लोग हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं जो वहाँ से आए। जो लोगों ने भागना था, देखिए जब मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी यही लोग थे जो भाग रहे थे। और देखिए नई नई पार्टी बनी थी, मुफ्ती साहब के वफ़ात के बाद हालात कुछ ऐसे बने, दिल्ली में जो सरकार थी वो चाहती थी यहाँ डिफेक्शन हो, तो इन्हीं लोगों के नाम थे। जो वर्कर मुसम्मम इरादे से पार्टी के साथ है वो आज भी है। रही बात कि भाई पार्टियाँ इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं या किसी के साए के तले काम करने से, मुझे पता लगेगा अब जब ये इलेक्शन अवर हो जाएंगे, अवर इलेक्शन के बनने के बाद इसको रीअसेस किया जाएगा कि भाई क्या नुकसान इसका हुआ, क्या इसका फ़ायदा हुआ। इस वक्त तो प्री मैच्योर है कोई बात ऐसी करना कि भाई किधर किसको फ़ायदा हुआ, कितनी सीटें पर हम लड़े, उसमें कितने जीत कर आए, कितने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी और जीत के आई, और कितने जो इस पीपल अलायंस का जो तो गुपकार का था वो बन के आए। मेरी ज़ाती राय तो यही रहती, अगर हालात 5 अगस्त वाले ना बनते तो हम कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ना जाते। 5 अगस्त के बाद यहाँ की पूरी जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है ना वो बदल गई। उस जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में देखिए नई नई पार्टियां क्रिएट की गई। क्या जुनैद मट्टू कल तक वो हटाया गया और परसों जब उसने जीता है दोबारा इलेक्शन, और किस पार्टी के साथ जाके खड़ा हुआ,
दूसरे दिन तो उसने ज्वाइन किया, किस पार्टी को ज्वाइन किया? तो लिहाजा ये आप बताओ ना कि आप पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस है, होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां आनी चाहिए और भी, लेकिन एक बैकडोर एंट्री से आप इस तरह से इलेक्शन कराओ तो मुझे लगता है कि कोई साफ नहीं है। आपने सवाल अगर पूछा तो अगर आप दूसरी जमातों के लिए भी पूछते या बीजेपी के लिए भी पूछते तो मैं उसका भी अच्छा सा जवाब देता कि कौन सा नहरा हो गया यहाँ पर कौन सी लैंड की जो डोमिसाइल के ला पर कितना बड़ा हंगामा खड़ा है, या जो लैंड लाज लागू किएंगे कौन इसमें राजी है? आप लैंड लाज को आपने तहस नहस कर दिया। अब उसमें कोई कहाँ जॉब्स की वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5 अगस्त के बाद? अब कभी वो कहाँ गए वो सत्यपाल मलिक साहब जो कहते हैं 50,000 हमने वो नौकरियाँ दे रखी हैं, वो तो गोवा चले गए। अच्छा, आखिर में जो कुरैशी साहब आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं सवाल ये नहीं, मैंने कहा आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि कल असेंबली के जब इंतखाबात होंगे, उन असेंबली के इंतखाबात में मान लीजिए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के मध्य मुकाबले खड़ा होना पड़ा, अब आप तब आप क्या कहेंगे? कैसे अपने वोटर को आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर को कन्विंस करेंगे कि भाई अब इस जमात के खिलाफ हमने आज से प्रोपोगंडा करना है, अब इस जमात के खिलाफ हमने बयानबाजियां करनी है? देखिए, मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि इस वक्त मैंने तो उसको मेरी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या उसकी डिसीजन होंगे, ये पार्टी की वर्किंग कमेटी या जो उसकी गवर्निंग बॉडी है उसमें बैठ के डिसाइड होगा। मेरा ये अकेले में कहना तो माना नहीं जाएगा कि भाई क्या होना है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद गौर खोज तो होगा। इस इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि भाई कैसे चला। अभी असेंबली के इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद होने हैं, कब होने हैं, किस वक्त होने हैं, वो उस वक्त देखा जाएगा कि उस वक्त हालात कैसे बनते हैं। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हमने यूटी के अंडर ही लड़ना है, क्या उस वक्त तक कोई सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ जाता है, क्या बात बनती है, मैं समझता हूँ कि तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमने उस वक्त किस बिना पर लड़ना है, किस बिना, वो उस वक्त देखा जाएगा जब इलेक्शन होंगे। अभी तो प्रीमेच्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहम्मद राशिद कुरैशी की बात सुनी कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी इन्हें उम्मीद और तवक्का है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बदलाव इन डीडीसी के इंतखाबात के बाद होंगे जो खुशाइन होंगे। जमहूरियत का असल मकसद ही यही है कि लोग इंतखाबात में हिस्सा लें, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ लें, अलायंसेस बनना टूटना, एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मिलना, ये तमाम चीज़ें हमारी जमहूरियत का हिस्सा रही हैं। किसने सोचा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अलायंस होगा? किसने सोचा था कि बिहार में नीतीश पहले लालू यादव के साथ होंगे और बाद में बीजेपी के साथ चले जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जमहूरियत का हिस्सा हैं और सबसे खुशाइन बात यह है कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं और एक मजबूत जमहूरियत का हिस्सा हैं।